हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। हम पढ़ रहे हैं भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, और उन चुनौतियों में हम आज पढ़ेंगे भाषावाद के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश अपने लोकतांत्रिक अस्तित्व को बनाए रखे हुए हैं, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं। अब भाषावाद भी एक बड़ी चुनौती है। स्वतंत्रता से पूर्व ही देश की राष्ट्रभाषा हिंदी हो, स्वदेशी भाषा हो, उसके ऊपर स्वभाषा पर, राष्ट्रभाषा पर बहुत काम किया जा चुका था। हमारे स्वतंत्रता के लिए जितने भी आंदोलनकारियों ने भाग लिया, उन्होंने राष्ट्रभाषा को सर्वोपरि स्थान दिया, क्योंकि उस समय हमारा एक ही उद्देश्य था, देश की आज़ादी और राष्ट्रभाषा, राष्ट्रगान, इनको सम्मान दिया जाए, राष्ट्रगीत, इनके लिए काम किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ, वैसे ही संकीर्ण राजनीतिक मानसिकता के कारण ये छोटी छोटी चुनौतियां हैं, वो बड़े रूप में उभर कर आई। भाषावाद भी एक बड़ी चुनौती बनकर हमारे सामने है। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, और साथ ही साथ अंग्रेजी को भी मान्यता दी गई, क्योंकि लगभग 200 वर्षों से हमारा प्रशासनिक कामकाज है वो अंग्रेजी भाषा में हो रहा था। तो किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, तो अंग्रेजी को भी एक बार कार्यालयीय भाषा में स्थान दिया गया था। यानी हिंदी है वो सर्वोपरि, और साथ ही साथ अंग्रेजी है वो सहायक के रूप में कार्य करेगी एक निश्चित समय के लिए। हमारे संविधान निर्माता है, उन्होंने बहुत अच्छे से संविधान में वो सारे प्रावधान किए जो भविष्य में आने वाली समस्याओं का समाधान बन सके। फिर संविधान में ये लिखा गया कि एक राजभाषा आयोग का गठन किया जा सकता है। राजभाषा आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग और क्षेत्रीय भाषाओं की स्थिति पर सुझाव देने के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है। सबसे पहला राजभाषा आयोग का गठन है वो 1955 में किया गया। उनके अध्यक्ष थे बीजी खैर। आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ना केवल कक्षा 12 के लिए तैयारी करवा रहे हैं, हम आपको ग्राम सेवक से लेकर यूपीएससी तक की परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न भी साथ ही तैयार करवा रहे हैं। तो आप लिख लीजिए, 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया और उसके अध्यक्ष रहे बीजी खैर। राजभाषा आयोग का कार्य था देश की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति और देश के अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों की उचित मांगों पर विचार विमर्श करना। अब प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ, उसके बाद 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, और 1967 में राजभाषा अधिनियम है वो राजभाषा लाया गया। उसमें सबसे प्रमुख सुझाव था त्रिभाषा फॉर्मूला, यानी हिंदी प्रथम नंबर पर, द्वितीय नंबर पर अंग्रेजी और तृतीय नंबर पर प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा में जैसे राजस्थान में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत त्रिभाषा है, और वहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं में और विद्यालय परीक्षा में ये त्रिभाषा सूत्र लागू किया गया। जैसे हम उदाहरण ले आसाम का, तो आसाम में हिंदी, अंग्रेजी प्लस आसामीज है वो पढ़ाई जाती है। इस तरह से त्रिभाषा अधिनियम है वो लाया गया, त्रिभाषा फॉर्मूला। 14 सितंबर को राष्ट्रीय भाषा हिंदी दिवस मनाया जाता है, और हिंदी के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास किए जाते हैं। बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन होता है, लेकिन एक दिन दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा। प्रतिदिन हमें हमारी भाषा को सम्मान देना होगा, और अहिंदी भाषी क्षेत्रों को हिंदी भाषा को अधिकाधिक मान्यता दिलानी होगी। और हमारे जो उच्च पदस्थ व्यक्ति है, उनको भी जब भी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी सम्मेलन में भाग लेने जाए, तो वो हिंदी भाषा में अपना भाषण रखे। सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना भाषण हिंदी में दिया था। माननीय नरेंद्र मोदी महोदय भी जहाँ भी गए, उन्होंने अपना जो अनुवादक है वो साथ रखा, लेकिन अपना भाषण है वो हिंदी में दिया। इससे हमारी राष्ट्रभाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिलती है, सम्मान मिलता है। तो हमें प्रत्येक भाषा के ऊपर राष्ट्रभाषा को सर्वोपरि स्थान दिया जाना चाहिए।
भाषाएं सीखना गलत बात नहीं है, लेकिन राष्ट्रभाषा है उसका सम्मान कहीं कमतर ना हो। अब हम चर्चा करेंगे भाषावाद की समस्या के समाधान के उपाय, क्योंकि जहाँ समस्या है उसी में समाधान के उपाय छिपे रहते हैं, तो वहीं से हमें उपाय निकालने होंगे। हिंदी भाषियों द्वारा अहिंदी भाषियों को परस्पर समझ विकसित करने में सहायता करनी चाहिए, क्योंकि जिनकी हिंदी भाषा अहिंदी भाषी अपने आप को थोड़ा सा असुरक्षित महसूस करते हैं, तो उन्हें बार बार परस्पर सामंजस्य बैठाना चाहिए। हिंदी का प्रचार प्रसार सुनियोजित ढंग से होना चाहिए। हिंदी भाषा में साहित्य का लेखन होना चाहिए, अधिकाधिक पढ़ना चाहिए और अधिकाधिक बोलना भी सीखना चाहिए। हमारे लिए ये गौरव की बात है कि वर्तमान में गूगल पर सर्वाधिक सर्च करने वाला कंटेंट है वो हिंदी भाषा का होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है भाषा के लिए। भाषाई आदान प्रदान हेतु सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित होनी चाहिए। अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हमारे हिंदी भाषी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भेजकर कुछ ऐसे कार्यक्रम आयोजित करवाए और अहिंदी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थी है वो हिंदी भाषी क्षेत्रों में आए, तो इससे क्या है भाषा सीखने में बहुत अधिक सरल बन जाती है और उनका जो दृष्टिकोण है हिंदी के प्रति वो सकारात्मक बनता है। पर्यटन को बढ़ावा देकर हिंदी की आवश्यकता को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं वो अहिंदी भाषी क्षेत्रों में अधिक से अधिक भ्रमण करके आए। जैसे मान लो अगर हमारे यहाँ के राजस्थान के विद्यार्थी है वो तमिलनाडु में जाएंगे तो उनकी भाषा, उनका आचार व्यवहार, उनकी संस्कृति है उसको सीखेंगे। इससे भाषा के प्रचार में बहुत अधिक बढ़त मिलती है। त्रिभाषा फॉर्मूला है वो केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर व्यवस्थित रूप से लागू किया जाना चाहिए। आपको पूर्व में समझाया त्रिभाषा फॉर्मूला, हिंदी, अंग्रेजी प्लस प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषाएं भी हिंदी के प्रसार के लिए सहायक हो। अपने राज्य की भाषा को मान्यता दिलाना बहुत अच्छी बात है। जैसे राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो प्रयास बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से और संवैधानिक ढंग से किए जा रहे हैं। जैसे बहुत बार पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जाता है, राजस्थानी भाषा में कवि सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, राजस्थानी भाषा में साहित्य का लेखन किया जा रहा है। तो इस तरह के व्यवस्थित कार्यक्रम चलाकर अपनी प्रादेशिक भाषा को भी सम्मान दे, लेकिन हिंदी भाषा को सर्वोपरि स्थान दे। राजनीतिक संकीर्णताएं समाप्त करके राष्ट्रीय हित में भाषावाद की समस्याओं का समाधान हो। पूर्व में बताया कि आजादी के समय हमारा एक ही उद्देश्य था, देश की स्वतंत्रता, भारत माँ है वो पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हो, हमारा देश भारत हो, हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक बने, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी हो। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ कुछ संकीर्ण राजनीतिक मानसिकता के व्यक्तियों ने ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करना शुरू कर दिया। तो ऐसी राजनीति से बचा जाना चाहिए। भाषा के आधार पर गठित राजनीतिक दलों को भी हमें उनके उम्मीदवारों को वोट कम से कम देना चाहिए, क्योंकि हमारे उद्देश्य हैं वो राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होना चाहिए। भाषाएं संप्रेषण का माध्यम हो। प्रत्येक विद्यार्थी को और प्रत्येक नागरिक को जो जहाँ रह रहा है उसे अधिक से अधिक भाषाओं को सीखना चाहिए। जैसे हमारी हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी हुई है, तो वो देवनागरी लिपि संस्कृत है, उससे कुछ ज़्यादा भिन्न नहीं है। अगर हम देखें तो संस्कृत के शब्द हैं वो तमिल से मिलते जुलते हैं। जब ऐसे अगर एक दूसरे की भाषा का आदान प्रदान हो, क्योंकि संस्कृत भाषा है वो सभी भाषाओं की जननी है, तो सभी भाषाओं को सिखाना चाहिए और वो संप्रेषण का माध्यम बने, तो हमारी ये जो भाषावाद की समस्या है लोकतंत्र के समक्ष उसका समाधान हो सकता है। आप अगर हिंदी भाषा के विद्यार्थी हैं तो आपको हिंदी भाषा को शुद्ध लेखन करना, शुद्ध बोलना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि विद्यार्थी अपनी भाषा को ही शुद्ध नहीं लिख पाते हैं। तो अपनी भाषा का सम्मान करें, घर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।